वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा सेशन होगा वो लाइट प्रकाश से होगा और जो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। और हम इसमें पार्ट 6 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम पार्ट 5 के बारे में पढ़े थे, जिसमें उत्तल तथा अवतल दर्पण में यूवी अपने संबंध ज्ञात किए थे, निकाले थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 6 में आवर्धन के बारे में। आवर्धन कहते किसे हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि तुम्हें पहले से बताया गया बेटा, तुमको अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक गोल बनानी होगी और उसके लिए तुम्हें कठिन से कठिन प्रयत्न करना होगा। जैसे कि कहा गया कि बिना नाविक के नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बेटा लाइफ में हमेशा प्रयत्न करते रहो, एक ना एक दिन तुम उन सफलता की सीढ़ियों पर पहुंच जाओगे। तो इसी शब्दों के साथ हम आज के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बताया गया कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के जो अनुपात होते हैं उन्हीं को रेखीय आवर्धन कहते हैं। जो रेखीय आवर्धन है तो उन्हें बोलेंगे प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं और स्मॉल एम बराबर पहला प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब को आई से प्रदर्शित करेंगे, इमेज, और बटे ओ मतलब होगा भैया वस्तु। तो m बराबर होता है I/O। इसके बाद हम लोग इस सूत्र का निगमन कर लेते हैं। लिखेंगे रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र। लिखेंगे क्या जी भैया, रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र। हम लोग निकालेंगे भैया क्या चीज, रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र। मानते हैं ये हमारा क्या है भैया, एक दर्पण है और इसमें बाहर की तरफ से लाल ऑक्साइड का पेंट या पारे की कलाई की गई है। अगर बाहर की तरफ से लाल ऑक्साइड का पेंट या पारे की कलाई की गई होगी तो ये हमारा अवतल दर्पण होगा। और इस अवतल दर्पण में यहाँ पर पोल होता है, ध्रुव होता है। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ये पहले से बताया गया। यहाँ मान लेते हैं वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है ये मुख्य अक्ष कहलाती है। यहाँ पर मानते हैं फोकस रखा गया, यहाँ पर सी वक्रता केंद्र है और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखी गई। तो ये नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम में तुम्हें पढ़ाया गया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है और जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। लेकिन भैया इसमें एक नियम और प्रयोग किया जाएगा जो हमें रेखीय आवर्धन के लिए बताया गया। मतलब जो प्रकाश की किरण कहां से होकर जाती है भैया, ध्रुव से होकर जाती है, पोल से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात। जब यहां से क्या होता है, परावर्तन के पश्चात उन दो बिंदुओं से मतलब कि उन बिंदुओं से होकर के जाती हैं जहां पर पहले दो प्रकाश की किरण आपस में क्या होती है भैया, मिलती हैं। तो यहां पर होकर जाएंगी जहां पर ये पहले से ही दोनों प्रकाश की किरणें क्या होती है भैया, मिलती हैं। जैसे बताया गया ये वाला कोण दो उसी कोण की क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये किसके नियम से भैया, परावर्तन के नियम से। जैसा कि मानते हैं हमारा क्या है, अभिलंब है। मतलब कि जब कोई प्रकाश की किरण, मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण आई आपतित हो रही है और उसी माध्यम में क्या चीज आर, जो आर है ये क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तब बताया गया कि आई इक्वल टू आर के, मतलब आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो इसीलिए यहां पर जो O और P है इस दर्पण के लिए किसका काम कर रहे हैं भैया, अभिलंब का कार्य कर रहे हैं। इसलिए यह वाला जो कोण है इस कोण के क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कि यहां पर जैसे जिस किरण, जहां से किरण आ रही है उसे आपतित कोण बोल देंगे और जहां से ये जा रही है इसे हम क्या बोल देंगे, परावर्तित कोण, मतलब कि परावर्तन कोण बोलेंगे। परावर्तित किरण के बगल में जो कोण बनेगा उसे परावर्तन कोण बोलेंगे, जो आपतित किरण के बगल में कोण बनेगा उसे अपवर्तन कोण बनेंगे। अब जैसा कि हम लोग इसके
सूत्र का निगमन करते हैं और इसमें दो त्रिभुज को लेते हैं। एक बड़ा वाला त्रिभुज मान लेते हैं जहां पर वस्तु रखी गई O और O डैश है, जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है वो I और I डैश है। जहां पर वस्तु है O और O डैश है और जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है उसे I और I डैश से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें हम एक त्रिभुज बड़ा सा है O O डैश P, ये ले लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज O O डैश P तथा त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज I I डैश P से I I डैश P में पहले इनको हमें समरूप दिखाना है समरूपता की कसौटियों से, जैसा कि बताया गया कि कोण O डैश O और P इक्वल कोण I डैश I और P क्या है भैया? समकोण है। क्या है? समकोण है। मतलब 90 अंश के हैं। ये कोण O बराबर कोण I कितने अंश के है भैया? समकोण है, 90 अंश है। और इसके बाद हम लिखेंगे कोण O डैश P और O इक्वल कोण I डैश P I। लिखेंगे आपतन कोण इक्वल परावर्तन कोण के। मतलब कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होगा? बराबर होगा। तो ये किसके नियम से? ए के नियम से, मतलब कोण के नियम से, कोण के नियम से त्रिभुज क्या हुआ भैया? समरूप हो गया। क्या हो गया भैया? समरूप हो गया। तो यहां पर इसको लिखेंगे त्रिभुज O डैश P समरूप होंगे त्रिभुज I डैश P से। और जब ये हमारे त्रिभुज क्या है भैया? समरूप हो गए तो इनके जो संगत भुजाओं के जो अनुपात होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। मतलब कि जब त्रिभुज आपस में क्या हो जाता है? समरूप हो जाता है तो उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। तो हम लिखेंगे भैया संगत भुजाएं सबसे पहले क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। तो हम क्या प्रतिबिंब सबसे पहले लिखेंगे? I डैश बटे O डैश इक्वल लिखेंगे प्रतिबिंब क्या जो मतलब कि यहां पर बताया गया I डैश P इस त्रिभुज में जो इसका क्या ले लिया जाता है भैया? ये लंब का काम कर रहा है तो ये आधार का काम करेगा। मतलब कि इसमें जो आधार है वो लिखेंगे I P बटे OP। यहां पर देखते हैं P से O की जो दूरी है वस्तु की दूरी है इसको हम U से प्रदर्शित करेंगे और P से I की दूरी जो है प्रतिबिंब की दूरी यहां पर है इसको V से प्रदर्शित करेंगे। जहां पर O जो है O डैश जो है ये क्या भैया? वस्तु की लंबाई है। वस्तु की लंबाई को हम O से प्रदर्शित कर लेते हैं। I डैश जो है ये प्रतिबिंब की लंबाई है जिसको हम I से प्रदर्शित कर लेते हैं। और चिन्ह के प्रॉपर्टी से देखते हैं जो ये हमारा अवतल दर्पण है, अगर थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं इस रेखा को, इधर प्लस होंगे और इधर पूरा माइनस होंगे। किससे भैया? चतुर्थांश से पहले बताया गया जो x है x डैश y और y डैश। यहां पर ध्यान देना भैया x जो है ठीक x जो है वो किसमें हैगा? प्लस में होगा, x डैश माइनस में होगा, y हमारा प्लस में होगा और y डैश माइनस। मतलब कि दाहिने तरफ हमारा प्लस, बाईं तरफ माइनस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। लिखेंगे भैया चिन्ह की प्रॉपर्टी से मान रखने पर, चिन्ह की प्रॉपर्टी से अगर मान को रखा जाएगा तो यहां पर I डैश जो है ये सारी की सारी चीजें किस में रखी जाएंगी? माइनस में हो जाएंगी। I डैश मतलब क्या है? I है लिखेंगे माइनस I बटे O डैश
ओ डैश। यहां पर देखा जाए कि भैया थोड़ा सा ओ डैश जो है ये ऊपर की तरफ है, किसमें है, ऊपर की तरफ जो लंबाई है, इसलिए जो लंबाई है ऊपर की तरफ है तो ये ओ जो होगा वो धनात्मक होगा। तो यहां पर लिखेंगे ओ डैश जो है ओ धनात्मक होगा, इक्वल आई पी, मतलब कि आई पी जो है या पी आई जो है वो क्या है, प्रतिबिंब की जो दूरी है उसको माइनस भी से प्रदर्शित करेंगे, बटे ओपी या पीओ को हम किससे प्रदर्शित करेंगे भैया, माइनस यू से प्रदर्शित करेंगे। इससे ये दोनों क्या हो जाएंगे भैया, कट जाएंगे। और जैसा कि यहां बताया गया, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, ये हमारा जो दिया गया है यहां पर बन गया हमारा ये समीकरण 1। हम पहले से मान लेते हैं ये हमारा ऊपर वाला जो है समीकरण 1 है, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, यम बराबर आई अपान ओ को हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, और आई अपान ओ को हम क्या मान लेते हैं भैया, बी अपान यू जो दिया गया है इसको समीकरण नंबर क्या मान ले, 2 मान ले। इसमें आई अपान ओ बराबर आई अपान ओ दोनों में इक्वल दिख रहा है, तो लिखेंगे भैया समीकरण 1 व समीकरण 2 से, अगर इनको समीकरण 1 व समीकरण 2 से लिखेंगे तो क्या आएगा भैया, m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर आई अपान ओ बराबर भी अपान यू, यहां पर माइनस है, भी अपान यू, ये या इसे लिखा जा सकता है m बराबर आई अपान ओ इक्वल माइनस भी अपान यू के। यही रेखीय आवर्धन का सूत्र है। यही भैया क्या है, रेखीय आवर्धन का सूत्र है। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।